अब ये जो इन्फ्लेशन होता है वो होता क्यों है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे बहुत दफ़ा हम वजूहात पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से पढ़ने हैं। यहाँ पर लिखी हुई है, एक्चुअली यहाँ पर नहीं लिखी हुई, असल जो लाइन से लिखी होंगी ना वजूहात, वो यहाँ पर मतलब कंबाइन करके लिखी है। अब यूँ समझो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है? एग्रीगेट डिमांड इसलिए बढ़ सकती है कि अगर गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई हुई है, मतलब टैक्स रेट्स को कम किया हुआ है, तो लोगों को चीज़ें सस्ती पड़ी वो और ख़रीद रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग शुरू कर दी है, सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया, तो लोगों को सब्सिडाइज प्राइसेस में चीज़ें मिल रही है, सस्ते मिल रही है, वो लोग और ख़रीदना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी तो मैंने बता दी कि टैक्स कम कर दिया, स्पेंडिंग बढ़ा दी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसीज़ को भी अगर एक्सपेंशनरी बनाया, मतलब इंटरेस्ट रेट को कम किया हुआ, इंटरेस्ट रेट कम किया हुआ तो लोग बोरो ज़्यादा करें, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो जब एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट होती है तो प्राइस लेवल्स अगर यहाँ पर थे तो उससे ऊपर यहाँ पर चले गए, क्योंकि डिमांड आपकी शिफ्ट आउटवर्ड्स हुई है। क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 में डिमांड चली गई है, ठीक है। और डिमांड क्यों शिफ्ट हुई है वो मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो सकती है। तो डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट होने से इन्फ्लेशन आया, इसे कहते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड की वजह से इन्फ्लेट हुई इकॉनमी, डिमांड बढ़ने की वजह से, सही है। एक इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होगा? सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट होगा। कॉस्ट अगर बढ़ गई, सप्लायर्स को ऑपरेट करना मुश्किल है, टैक्स रेट्स हाई हो गए तो सप्लायर्स के लिए मुश्किल हो गई। गवर्नमेंट ने जो है मिनिमम वेज रेट की जो कंडीशन है वो पर मंथ, वो पर आवर जो है, लेट्स सपोज $20 पे थी, तो गवर्नमेंट ने कह दिया मिनिमम वेज रेट अब $25 होगा पर आवर, तो वो बढ़ गया। वेज रेट बढ़ना मतलब ये क्या? एक्सपेंसिव हो गई प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्सपेंसिव तब होती है जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे होना की वजह से प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो गए, जिसकी वजह से सप्लायर भाग गए। जब सप्लायर भाग गए तो आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो पीछे हो गया, अब यहाँ पर हायर प्राइस पॉइंट पे आ गया। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है ना शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, कभी मैं लिखता हूँ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। देखो जब सप्लाई साइड पॉलिसीज पढ़ते थे तो मैं लिखता था लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये आप समझना, कभी आपको ये लिखा दिखेगा, कभी कुछ और, तो इसको ज़्यादा डेप्थ में समझने की अभी कोशिश नहीं भी करो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। शॉर्ट रन तब लेते हैं जब करंट फ्लक्चुएशंस की बात हो रही होती है। अब इन्फ्लेशन जो है ना वो साल विद इन अ ईयर, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के अंदर की गेम है, क्या उसमें प्राइसेस बढ़ गए कम हो गए, सही है। तो वो इमीडिएटली प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं जो आते हैं, वो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है के अंदर इन्फ्लेशन, I need to rephrase my sentence. इमीडिएट प्राइस फ्लक्चुएशंस जो आते हैं ना, वो जिन वजूहात से आते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म रीजंस होते हैं, सही है। कि मार्केट में अगर वेज रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो उससे इमीडिएटली सप्लायर जो है वो अपना लॉन्ग रन प्लान नहीं कर पाएगा कुछ, तो फिल वक्त वो शायद लेबर को ले ऑफ करना शुरू हो जाए, बाद में वो एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आएगा। तो वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, वो सप्लाई साइड पॉलिसीज भी गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसीज भी अपनाएगी, जिसमें जो सप्लायर्स को बेनिफिट्स होंगे। फिर सप्लायर अपनी करंट लेबर को भी ट्रेन करेगा या मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस पे जाएगा। तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आउटवर्ड पुश हो सकते हैं, लेकिन अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अभी मशीनरी भी नहीं आ सकती और इमीडिएटली सैलरी देने के बाद भी तो के भी पैसे नहीं, तो वो कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देगा विद इन द ईयर ही, तो जिससे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी बैकवर्ड शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम हो सकती है। क्यों निकाला उसने सप्लायर लेबर को? वो मतलब वेज रेट हाई चले गए थे, तो उनको निकाल देने से सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हो सकता है। बहरहाल तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर भी सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट होता है, क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया सप्लायर के लिए बनाना। जब सप्लायर के लिए एक्सपेंसिव हो गया बनाना तो उसने बनाना कम कर दिया, ठीक है। मतलब वो सप्लायर्स भाग गए जो सस्टेन नहीं कर सकते थे मार्केट में, तो सिर्फ वही सप्लायर रहे जो कि सस्टेन कर पा रहे थे। तो वो नंबर ऑफ सप्लायर्स कम होने की वजह से प्राइसेस भी तो ऊपर चली गई ना, क्योंकि
आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो शॉर्ट हो गई, मार्केट से सप्लायर्स कम रह गए, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये वजूहत होती है इन्फ्लेशन की, या पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर दोनों मिल के भी इन्फ्लेट करते हैं इकोनॉमी को, दोनों मिल के फर्दर इन्फ्लेट कर सकते हैं। मसलन ये कि लेट्स सपोज आपका पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये 1, ठीक है ना, 1 के ऊपर आपके ये प्राइस लेवल्स थे, ये वाली क्वांटिटीज थी, ठीक है, P1 Q1। उसके बाद सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। सप्लाई क्यों बैकवर्ड शिफ्ट हुई? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से, कि सप्लायर को इनपुट कॉस्ट ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई अगर, ठीक है, तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से जो है ना कुछ सप्लायर्स भाग गए, तो क्वांटिटीज़ कम हो गई और प्राइसेस बढ़ गए, P2 पे चले गए। फिर यहाँ से इन्फ्लेशन और इन्फ्लेट हो गई इकोनॉमी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो गई। ये क्या हो गई? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, P3 पे चले गए और उसी क्वांटिटीज पे आकर दोबारा शायद कहीं खड़े हो गए। सही है। अब ये तीसरा पॉइंट क्यों आया होगा? गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी पॉलिसी अपनाई होगी कि जिसमें एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हुई होगी। फॉर एग्जांपल टू प्रिवेंट डिमांड पुल, पहले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऐसे हुआ कि वेज रेट बढ़ गए। जब वेज रेट बढ़ गए तो सप्लायर ने लेबर का डिमांड कम किया और मतलब लेबर निकालना शुरू कर दी और नहीं सस्टेन कर पाया बिजनेसेस में कुछ सप्लायर्स, तो वेज रेट बढ़ने की वजह से वो पूरे बिजनेस रैप अप करके चले गए, तो सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। तो इन्फ्लेशन आई, पहले 1 से 2 पे चले गए, फिर 2 से 3 पे कैसे गए? गवर्नमेंट ने चाहा कि इतना जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दी कि सप्लायर्स को सब्सिडीज देना शुरू कर दी कि आप हमसे पैसे लें, ठीक है ना, या रख ले लेबर को, या ये नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देना शुरू कर दिया लोगों को कि जो अनएम्प्लॉय हो रहे हैं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जब तक ढूंढ रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको माहाना जो है ना एक अलाउंस मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा। तो उनको जब मिलना शुरू हो गया माहाना अमाउंट, तो वो परचेजिंग पावर उनके पास क्रिएट होना शुरू हो गई, तो वो डिमांड आउटसाइड शिफ्ट हो गई। क्लियर? इकोनॉमिक्स के अंदर ना कोई भी कॉन्सेप्ट को किसी भी तरह लेके आप तोड़ मोड़ के कुछ भी बता सकते हो बस, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर एक स्टोरी लाइन के अंदर लेके चल रहे हो ना, तो फिर वो फिर मैटर करती है आपकी सारी कहानी। देखो डिमांड, ये जब आप पढ़ोगे तो आपको एक जुमला नजर आएगा, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। जब पैसा ज्यादा हो और माल कम हो तो इन्फ्लेशन होती है। ये एक बॉटम लाइन है इसकी, ठीक है। तो याद रखना, जब मनी सप्लाई ज्यादा आपको नजर आ रही हो और उसके बैक पे गुड्स कम हो तो इन्फ्लेशन होगी, वरना इन्फ्लेशन नहीं भी होगी। मिसाल के तौर पे अगर ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, अगर डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, वो क्यों हुआ? डिमांड बढ़ी क्यों? ऐसे कैसे बढ़ गई? लोगों के हाथ में पैसा आया। पैसा कैसे आया? इंटरेस्ट रेट्स लो हो गए। इंटरेस्ट रेट्स लो हो गए तो पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन उतनी ही मौजूद है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड्स। समझ आई? क्योंकि लोगों को लोन सस्ती पड़ गई, सस्ती में लोन्स मिलना शुरू हो गए तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, राइट? तो क्या हुआ? टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, टू मच मनी चेजिंग दोस, क्योंकि अभी सप्लाई नहीं बढ़ी है। मैंने कहा अगर सप्लाई बढ़ती ना तो इसके साथ साथ सप्लाई कर भी आउटवर्ड शिफ्ट करता ना। मैं सप्लाई नहीं बढ़ी अभी सिर्फ कह रहा हूँ कि लोन्स लिए लोगों ने, तो लोन्स लिए जब लोगों ने, जो क्योंकि लोन्स चीप पड़ गई थी, तो जब लोन्स लोगों ने लिए और हाथ में पैसा आ गया उनके, मनी सप्लाई बढ़ गई ना इन शॉर्ट, तो डिमांड आउटसाइड शिफ्ट हुई, ठीक है। एक और कंडीशन क्या हो सकती है? सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए तो भी इन्फ्लेट हो जाएगी इकोनॉमी। सही? सप्लाई कर्व बैकवर्ड जब शिफ्ट होगा तो उसके अंदर भी आप ये समझो कि जो पैसे वाला है, ज्यादा पैसे वाला, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकता है। P1 पे जो था ना Q1, वहां से अब हम इस पॉइंट से यहां पर शिफ्ट हो गए, P2 पे शिफ्ट हो गए। जब क्वांटिटीज Q2 है तो यहां पर सप्लाई कर्व, इसको सप्लाई कर्व 1 से सप्लाई कर्व 2 पे शिफ्ट हो गए। यहां पर जो अफोर्डेबिलिटी लेवल थी लोगों की, सही है, उससे तो गुड्स कम हो गए। अब गुड्स कम हो गए, लोग गुड्स मार्केट से इसलिए कम हो गए, सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हो गया। जब सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हो गया तो गुड्स कम हो गए, जबकि डिमांड बहुत भरी पड़ी है, लोग बहुत सारे हैं। जब लोग बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी ना। इस प्राइस पे थोड़ी बेचेंगे जो मौजूदा सप्लायर्स हैं, ऊपर इस प्राइस पे थोड़ी सेल करेंगे, वो प्राइसेस ऊपर बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अब
शॉर्ट है माल बेचने का, तो कम नंबर ऑफ गुड्स को चेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उनको क्राउड आउट करने के लिए प्राइसेस बढ़ाएंगे, बिकॉज टू मेनी पीपल चेजिंग टू फ्यू गुड्स। सही। सो P1 प्राइस 1 के साथ बहुत सारे लोग अवेलेबल थे, लेकिन उनके जब जैसे प्राइस 2 पे गए तो वो सारे फिर क्वांटिटीज कम हो गए ना, लोग छट गए, क्राउड आउट हो गए, तो जितनी क्वांटिटीज इस प्राइस पे हायर प्राइस पे बेच सकते थे बेची। सो माल शॉर्ट होने की वजह से इन्फ्लेशन होता है, बिकॉज टू मच मनी इज मोर एंड फ्यू गुड्स आर लेस। ठीक है, या पैसा लोगों के हाथ में ज़्यादा आने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है लेकिन माल उतना ही रहता है, तब भी बहुत केसेस में टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स क्रिएट्स इन्फ्लेशन। पहले ये देख लेते हैं डिमांड कॉस्ट वेज डिलेमा। ये कुछ स्पाइरल्स होते हैं, मतलब इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल एक बुराई शुरू हो गई ना, तो वो उस बुराई की वजह से दूसरी बुराई, जिसकी वजह से तीसरी बुराई, जिसकी वजह से पहली बुराई और बढ़ जाती है, फिर दूसरी। सो ये स्पाइरल्स कहलाते हैं। क्या फिर एक ऐसे समझ लो भंवर कहलाता है कि जिसके अंदर, या दलदल कह लो, कि जिसमें आप जितने हाथ पैर चलाओ उतने धंसते चले आते हो, ये होती है दलदल। ठीक है, मार्श ऐसी होती है ना, तो समथिंग लाइक दैट। कि आप डिमांड कम हो रही है तो आप जो है लोगों को निकाल रहे हो, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन नहीं करनी है इतनी, क्योंकि डिमांड ही कम है। वो लोग निकलेंगे तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो और डिमांड कम हो जाएगी। सही है, तो ओवरऑल इकोनॉमी इस तरह से एक स्पाइरल में जैसे चली आती है। तो बिल्कुल वो एक स्पाइरल यहाँ पर देखो, डिमांड कॉस्ट वेज स्पाइरल, एक्चुअली वेज प्राइस स्पाइरल कहलाता है ये। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है डिमांड कॉस्ट वेज डिलेमा। सही है, इसको देख के क्या लग रहा है? इसको देख के मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अगर आपका डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो सप्लायर जो कल तक यहाँ क्वांटिटीज फराम कर रहे थे, अब इस प्राइस पे आने के बाद वो कुछ सप्लायर चले जाएंगे और सिर्फ इतनी क्वांटिटी 2 सप्लाई होगी। पहले प्राइस 1 पे थे, क्वांटिटीज 1 सप्लाई हो रही थी, अब बैकवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड के अंदर, एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इंटरेक्ट होकर यहाँ पर आ गया। मतलब ये कि अब इतनी सप्लाई हो रही है और प्राइस 2 लेवल पे। ठीक है, सो ये होने से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि अब क्वांटिटीज कम ऑपरेट हो रही हैं, मतलब आपकी डिमांड कम हो गई, तो अब लोगों को निकालेगा ना सप्लायर अपने पास से, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और ये एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड की, तो बहुत सारी जगहों से डिमांड कम होने पे बहुत सारी जगहों पर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, और इससे और परचेजिंग पावर गिरने की वजह से और एग्रीगेट डिमांड पीछे शिफ्ट हो सकती है। ठीक है ना, तो ये एक स्पाइरल की पोजिशन है। ठीक है, जिस तरह से अब यहां पर देखो ये क्या बता रहा है, ये मैं एक एंगल दे रहा हूं, एक और एंगल ये हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन हुई, इन्फ्लेशन की वजह से जो लेबर है वो वेज रेट ज़्यादा मांगेगी, वेजेस ऊपर जाएंगी, तो वेजेस ऊपर जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऊपर चली गई, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऊपर चली गई तो सप्लायर अपनी प्राइसेस बढ़ा देंगे। सही, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ये, क्योंकि सप्लायर्स का इनपुट महंगा हो गया ना, तो सप्लायर्स अपनी या तो प्राइसेस बढ़ाएंगे या सप्लाई छोड़ देंगे। तो प्राइसेस बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज सप्लाई नहीं छोड़ते, प्राइस बढ़ा, अब वो प्राइसेस बढ़ाएंगे तो जो लेबर है पूरी इकोनॉमी की, उन सबको दोबारा महंगी चीज़ें मिल रही, तो वो और वेजेस डिमांड करेगी, उन वेजेस को पूरा करने के लिए सप्लायर को और प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। सो इट्स प्राइस वेज स्पाइरल। क्लियर हो रही है? तो इस तरह की सिचुएशंस आती है इकोनॉमी में बहुत सारी। तो अब इसको आप पढ़ोगे, द राइज इन एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड के राइज वाली मिसाल है। अगर एग्रीगेट डिमांड आपकी आउटसाइड शिफ्ट हुई तो इस प्राइस पॉइंट से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस 1 से प्राइस 2 पे चले गए। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व जो है ना, एग्रीगेट डिमांड, वो आपकी इंक्रीज हो गई, डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हुआ ना, तो प्राइस 1 से प्राइस 2 पे चली गई इकोनॉमी। तो उससे क्या हुआ, ये इन्फ्लेशन जो हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसको मीट करने के लिए जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई प्राइसेस बढ़ गए मार्केट में, तो वर्कर्स क्या करें, इंक्रीज डिमांड फॉर फर्दर इंक्रीज इन वेजेस, उनको वेजेस में इजाफा चाहिए, अपनी इंक्रीमेंट चाहिए उनको, टू कॉम्पनसेट फॉर द राइजिंग प्राइसेस। लेकिन फिर अब क्या होगा, जब वेजेस बढ़ेंगी तो फिर सप्लायर के लिए सप्लायर प्राइस भी बढ़ाएगा, फिर कि वेजेस अगर वो बढ़ा रहे तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, तो हर सप्लायर अपने प्रोड्यूस्ड आउटपुट के प्राइसेस बढ़ाएगा, तो वो प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा,
जो वर्कर्स है दोबारा घर जाएंगे, दोबारा चीज़ें खरीदने जाएंगे तो वो दोबारा महंगी पड़ रही उनको। क्लियर हो रही है? जो ओनर है, एंटरप्रेन्योर, वो दोबारा घर जाएगा, वो दोबारा चीज़ें खरीदेगा दूसरी इंडस्ट्री से। अपनी चीज़ें कितने, मतलब अगर वो कपड़े बनाए तो कपड़े ही थोड़ी खरीदने उसने से, वो तो घर ले जाएगा बना के। बाकी भी तो चीज़ें हैं, खाने पीने की चाहिए होती है, ट्रैवलिंग चाहिए होती है, ट्रांसपोर्ट, बिजली चाहिए होती है, कम्युनिकेशन के लिए, मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन, कितनी चीज़ों के लिए पैसा खर्च होता है उसका। तो वो अगर सभी एक्सपेंसिव लग रहा है उसे, तो वो अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा रहा होगा। फिर उसकी वेजेस महंगी है तो उसकी लेबर महंगी, तो उसकी वेजेस को कवर करने के लिए भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रहा होगा। इस तरह हर कोई कर रहा होगा। सही। सो यू नो दिस कीप्स हैपनिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। अच्छा जी, then wages increase will also add to the production cost, जिससे cost push inflation आ जाएगा, and so prices will tend to rise even further, prompting even higher wages demands। कि wages बढ़ गई तो supplier जो cost push inflation, अच्छा wages बढ़ने की वजह से cost push inflation आएगा। अब ये मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहले क्या हुआ, पहले आपकी डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हुई, ठीक है। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट मिसाल तौर पे यहाँ से यहाँ चला गया। ये जो आउटवर्ड शिफ्ट डिमांड की वजह से जो प्राइस बढ़े वो कहलाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने के बाद जो आपके लेबर है उसने कहा प्राइसेस मार्केट में महंगे हैं, हमारा पूरा नहीं हो रहा खर्चा, तो ज़्यादा वेजेस डिमांड कर रहे हैं। अब जब वो ज़्यादा वेजेस डिमांड करेंगे तो सप्लायर का सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या अपवर्ड शिफ्ट कह लो, चलो ठीक है। तो पहले यहां से शुरू हुए थे, यहां गए, अब यहां पहुंच गए। ये कोई पॉइंट नहीं है, ये आपने रिकॉग्नाइज करना है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये नहीं है पॉइंट। यहां से पहले वहां पहुंचे थे, फिर सप्लाई कर्व ऊपर शिफ्ट हुआ, तो इससे ही सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है ना। तो हायर प्राइस पॉइंट उठाना, ये लोअर वाला मत उठा लेना। इसको कहीं ये नहीं कहते ना इंटरसेक्ट हो रहा है तो कोई मसला नहीं, होने दो उसको, ये नहीं है आपका कोई इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर चले गए प्राइस। तो पहले शुरू हुए थे यहाँ से P1 कह लो उसको, फिर गए यहाँ पर P2, फिर वहाँ चले गए P3। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो P1 प्राइस लेवल है और क्वांटिटी 1, यहाँ से जब इक्विलिब्रियम वहाँ गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से, सही। तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज क्यों है, डिमांड पुल की वजह से। और सप्लायर के लिए सप्लाई करना महंगा पड़ रहा है, इनपुट कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो गई अगर, सही। तो कुछ सप्लायर तो भाग जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो जो कमी आई है और बाकी सप्लायर हायर प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो अब ये वाले जो इन्फ्लेशन है कौन सा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सही। सप्लायर के लिए एक्सपेंसिव हो गई है ना वेजेस की वजह से, तो सप्लायर अपना सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो उससे जो राइज है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो ये यहां पर हो रहा है। अब जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ, ये क्यों किया सप्लायर ने ये वाले जो प्राइस 1 से प्राइस 2 पे गए जब, तो मतलब ऐसा होने की वजह से सप्लायर को वेजेस बढ़ानी पड़ी लोगों की, और जब वेजेस बढ़ानी पड़ी तो उसको फिर प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करने पड़े। जब प्राइस ज़्यादा चार्ज करने पड़े क्योंकि वेजेस बढ़ गई हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो प्राइस ज़्यादा चार्ज होने की वजह से अब क्या है, प्राइस 3 पे आ गया। जब प्राइस 3 पे आ गया तो अब लेबर जो है वो और शायद वेजेस मांगे कि अब मार्केट प्राइसेस प्राइस 3 तक जा चुके हैं और हमें जो वेजेस मिल रही थी वो इंक्रीमेंट जो हुआ था वो भी पूरा नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम देखते हैं आए दिन, खास तौर पे देखो सैलरीड पर्सन तो इतना जल्दी उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए, लेकिन वो जो आवरली वेज रेट पे हैं या पीस रेट के ऊपर हैं कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए उस हिसाब से उनको वेजेस मिलेगी, या रोज के दिहाड़ी पे जो काम करते हैं पर डे, वो तो अपना प्राइस बढ़ा लेते हैं ना। तो उनको बेंचमार्कते हुए सोच रहे हैं कि फिर वो अब और डिमांड करेंगे कि भाई अब तो हमारा इससे भी पूरा नहीं हो रहा, सही। सो दिस कीप्स हैपनिंग, ये ऐसा स्पायरल बन जाता है। अब उसमें यकीनन उसको करेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन। गवर्नमेंट फिर जो है ना ऐसी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लेके आती है कि भाई सप्लायर अपनी प्राइसेस मत बढ़ाइए, जो वेज रेट अगर ज़्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, या फिर गवर्नमेंट जो है ऐसी फैसिलिटीज़ यूटिलिटी स्टोर टाइप की जगहें दे रही है जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें लो प्राइस पर मिल रही है। तो जो लेबर है वो अपनी वेजेस में इंक्रीमेंट मांगे बगैर भी वो अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो वेजेस में इंक्रीमेंट मांगेंगे नहीं, जब वो इंक्रीमेंट नहीं मांगेंगे वेजेस में तो सप्लायर की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम से कम नहीं होगी। क्लियर हो रही है? बट दिस हैपन्स आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉकेट देन, या एनजीओज जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करें। तो इस पैराग्राफ को ना डिमांड कॉस्ट वेज डिलेमा मतलब ये कहते हैं एक कन्फ्यूजन, जैसे कि ये करें वो करें, सही है।
अब ये एक डिलेमा ही है ना, मिसाल तौर पे एक और डिलेमा अगर मिसाल दूँ कि एम्प्लॉय को निकाल देते हैं तो हमारी जो वेजेस की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, लेकिन एम्प्लॉय को निकाला सिर्फ आप नहीं हो अकेले, हर कोई निकाल ले एम्प्लॉय को, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी जब, तो आपकी डिमांड गिर जाएगी, जब आपकी डिमांड और गिर जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर आप और एम्प्लॉय को समझ, तो एम्प्लॉय को निकालें या ना निकालें तो भी फंस रहे हैं, ना निकाले तो भी फंस रहे हैं। और अक्सर जो डिसीजन मेकिंग है ना एम्प्लॉय को निकाल देने वाली वो शॉर्ट रन के लिए होती है कि अभी तो सर्वाइवल मुश्किल है मेरा, जिस बिजनेस को नजर आ रहा होता है आई कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स एंड मंथ्स या ईयर ऑन ईयर मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, तो वो बिजनेस नहीं निकालता एम्प्लॉयज़ को, वो सस्टेन करता है, वो पुराने अपने इतने प्रॉफिट्स कमा चुका होता है कि उसमें से रिटेन्ड प्रॉफिट जो है ना उसमें से वेजेस पे कर दे या कुछ कर दे। वो कंपनीज ऐसे नहीं अनएम्प्लॉयमेंट कर देती फॉरन कि कोविड आ गया तो फॉरन डाउन साइज कर दिया कंपनी को, वो थोड़ा सस्टेन करते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन है। हाँ ये है कि एम्प्लॉय से किसी और तरीके से काम लेने का, जैसे रिमोट वर्क्स स्टार्ट हो गए थे, रिमोट वर्किंग स्टार्ट हो गई, तो किसी और तरीके से उनको यूटिलाइज करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, बट लेकिन फ़ौरन निकाल नहीं देते, इससे तो कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब होगी। समझ आ रही है? बहरहाल मूविंग ऑन, तो हमने ऊपर डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की मिसालें देख ली थी। एक इन्फ्लेशन, ये तो आपकी विद इन द इकॉनमी हो रहा है। अब आपकी इकॉनमी किसी और कंट्रीज के साथ अगर ट्रेड कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माल खरीद रही है, माल खरीदे इम्पोर्ट्स कर रही है किसी और कंट्री से, चाइना से पाकिस्तान अगर इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, अब कोई चीज़ अगर चाइना से पाकिस्तान मंगवा रहा है उसके बदले, सही ना, जैसे 1000 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग चाइना से पाकिस्तान मंगवा रहा है, और लेट सपोज पाकिस्तान चाइना को RMB में पे कर रहा है, रेमिनबी में, चाइना की करेंसी, ठीक है ना, तो रेमिनबी में पे कर रहा है, तो अब अगर चाइना के अंदर इन्फ्लेशन हो जाए, वो चीज़ जो 1000 यूनिट्स 1000 RMB के मिलने थे, 1000 RMB देके 1000 यूनिट्स ले लिए, अब चाइना के अंदर इन्फ्लेशन हो जाए, मतलब चाइना के अंदर जो है ना वो या तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए तो प्राइसेस ऊपर चली जाए, या फिर डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो प्राइसेस ऊपर चले जाए, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, चाइना के अंदर प्राइसेस बढ़ने की वजह से अब वो 1000 यूनिट जो है 1200 RMB के हो गए, वो एक यूनिट पहले 1 RMB का था, अब एक यूनिट जो है वो 1.2 RMB का है, तो 1200 RMB के हुए 1000 यूनिट्स। तो चाइना से ही महंगा आने की वजह से पाकिस्तान में अब वो यूनिट्स महंगे बिकेंगे, सही ना, जो सप्लायर चाइना से माल खरीद के पाकिस्तान में बेच रहा था ना, वो उसको चाइना से ही महंगा पड़ा है तो पाकिस्तान में भी महंगा बेचेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, कि किसी जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो माल, उस कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाए तो आप जब उससे माल खरीदोगे तो आपको भी इन्फ्लेशन मिलेगा, ठीक है। एक और केस क्या है कि अगर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो माल, ठीक है, उस कंट्री में वो 1000 RMB की चीज़ 1000 की ही है, या चलो डॉलर्स की बात कर लो, $1000 की चीज़ जो है वो $1000 में ही मिल रही है, $1000 उस कंट्री को देके आप $1000 देके आप साल के तौर पे 1000 नोटबुक्स इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, वो $1000 देके 1000 नोटबुक्स इंपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, पर वो कोई भी कंट्री हो सकती है, लेट्स से वो USA है, चलो। अब चक्कर ये $1000 जो है पहले आप 200 रुपये में $1 हासिल कर लेते थे, अब एक्सचेंज रेट ऐसा हो गया कि आपकी करेंसी वीक हो गई है अगर, तो अब आपको $1 जो है, जब 200 रुपये में एक हासिल कर लेते तो $1000 हासिल करने के लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़े, ठीक है। 200 रुपये का अगर $1 है, ठीक है, तो $1000 कितने के हुए, 200 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, तो 200 का $1 या $1000 से ऐसे ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो 2 लाख रुपए के $1000, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आपका डॉलर एक जो है ना 200 का नहीं 250 का हो गया, आपकी करेंसी वीक हो गई, फिर 250 के बदले अब $1 मिल पाता है, तो आप फिर 2.5 लाख का हुआ फिर आपके लिए वही खर्चा। तो एक चीज़ पहले आप जो 2 लाख में ले पा रहे थे वो 2.5 लाख की आपको मिल रही है क्योंकि आपकी करेंसी वीक हो गई। तो इससे क्या होगा, अब आपकी कंट्री के अंदर, आपकी इकॉनमी के अंदर जब आप 2.5 लाख का माल मंगवा रहे, पहले 2 लाख का मंगवा रहे थे तो वो ज़्यादा आप जो है वो सारा माल 3 लाख में बेच देते, अब आप वो माल 2.5 लाख का मंगवा रहे हो तो अब आप 4 लाख में बेच रहे हो, ठीक है ना। तो 1000 नोटबुक्स अगर आप 3 लाख में बेच रहे थे तो एक नोटबुक 300 की बेच रहे थे,
अब आप 1000 जब 3 लाख की टोटल बेच रहे थे तो 1000 नोटबुक को 3 लाख से, मतलब 3 लाख को 1000 नोटबुक से डिवाइड करो तो एक नोटबुक के आपने प्राइस सेट किया 300 रुपये। लेकिन अब आपको पड़ ही 2.5 लाख कर रहा है मंगवाने में, तो आप कम से कम 4 लाख का उसको बेच रहे हो। तो 1000 नोटबुक्स आप जब डिवाइड करोगे 4 लाख को 1000 नोटबुक, तो अब आप एक नोटबुक 400 की बेच रहे हो। सो ये जो इंक्रीज आया, ये किस वजह से इंक्रीज आया? ये आपका एक्सचेंज रेट वीक होने की वजह से इंक्रीज आया। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज वीक होने की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। बहरहाल इसको मैंने इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की हेडिंग में डाला हुआ है, एक्चुअली इसका यहां पर नाम होना चाहिए था इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सचेंज रेट, या इन्फ्लेशन ड्यू टू वीकनिंग एक्सचेंज रेट। आपका वीक होते हुए एक्सचेंज रेट की वजह से इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब तो ये होता है जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पर इन्फ्लेशन आ जाए। तो चाहे आपका डॉलर टू पीकेआर रेशियो सेम है, लेकिन स्टिल उस कंट्री के अंदर ही प्राइसेस महंगे हो गए तो आपको महंगा ही मिलेगा ना। $1000 की जगह $1200 की मिलेंगी नोटबुक्स, क्योंकि कंट्री के अंदर। लेकिन एक पॉइंट दूसरा ये है फॉरेन एक्सचेंज के वीक होने की वजह से इन्फ्लेशन, कि $1000 की चीज $1000 की मिल रही है, लेकिन $1 पहले आपको 200 का मिलता था, अब वो $1 ही 250 का मिल रहा है। तो 2 लाख में जो माल मंगवा पा रहे थे वो 2.5 लाख में मंगवा पा रहे हो। यहाँ पर ये मुराद है, इसलिए यहाँ पर हेडिंग होनी चाहिए थी, यहाँ पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के बाद यहाँ पर दूसरी हेडिंग होनी चाहिए थी जिसका नाम होना चाहिए था इन्फ्लेशन ड्यू टू वीकनिंग एक्सचेंज रेट। अच्छा, यहाँ पर मिसाल उल्टी लिखी हुई है, यहाँ पर मिसाल लिखी हुई है, यहाँ पर अगर यूएस पाकिस्तान से आम मंगवा रहा है, ठीक है, और जो डॉलर एक्सचेंज रेट है वो है $1 के बदले 250 रुपये, और मैंगो जो है एक किलो मैंगो 200 रुपये का, ठीक है, तो यूएस को $1 से भी कम देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर $1 के बदले एक्सचेंज रेट है 250 रुपीज़। जब भी फॉरेन करेंसी की बात हो रही तो रुपीज़ नहीं लिखूंगा, PKR लिखूंगा, क्योंकि रुपीज़ के नाम से तो इंडिया के अंदर भी करेंसी रुपीज़ ही कहलाती है, पूरा PKR लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ डॉलर है USD, एक USD के बदले $250 मिल रहे हैं, तो 200 रुपये वाला आम जो है, 200 रुपये kg वाला आम, 1 किलो आम जो है वो $0.8 का पड़ रहा है। ठीक है, 0.8 USD का पड़ रहा है। लेकिन अगर $1 बाद में 200 का हो जाए तो फिर 200 किलो वाला आम, 1 किलो आम जो है वो $1 का पड़ रहा है। ठीक है ना, $1 का पर केजी, जबकि यहाँ पर क्या पड़ा था $0.8 का पर केजी। तो ये $0.8 की जगह $1 पर केजी क्यों हो गया? क्योंकि PKR स्ट्रांग हो गया। क्यों हो सकता है PKR स्ट्रांग? वो जब इंटरनेशनल ट्रेड पे आएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह पढ़ने लगेंगे तब ये बात समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये PKR को स्ट्रांग करने वाली मिसाल है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिफ्लेशन की कॉज। यहाँ इन्फ्लेशन को तो हमने देख लिया, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजूहत भी देख ली कि डिमांड पुल होती है इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। डिफ्लेशन, प्राइसेस का गिरना, उसकी क्या वजूहत होती है? प्राइसेस के गिरने की वजूहत, अब वो डिमांड पुल तो नहीं है और उसको डिमांड पुश भी, देखो डिमांड पुल तो ये होती है ना जिसमें डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, यहां पर सीन दूसरा है। यहां पर डिमांड कर्व जो है आपका AD1 जो है, एग्रीगेट डिमांड कर्व 1, वो एग्रीगेट डिमांड कर्व 2 में बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे जो ये आपका पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था उससे आप दूसरे पे आ गए, तो ये पहले वाले का जो प्राइस लेवल्स हैं वो कहीं यहाँ पर हैं P1, उससे इकोनॉमी जो है अब P2 पे आ गई। प्राइसेस का गिरना, दैट्स डिफ्लेशन ना, सही है। तो ये आपकी डिमांड यहाँ पर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड खत्म हो रही है यहाँ पर। तो ये डिमांड खत्म होने की वजह से जो डिफ्लेशन है वो क्या लगेगा? डिमांड साइड डिफ्लेशन। डिमांड बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, और डिमांड गिरने की वजह से जो डिफ्लेशन है वो डिमांड साइड डिफ्लेशन कहलाएगा। क्लियर? इसी तरीके से सप्लाई, जब हमने देखा था कि सप्लाई बैकवर्ड से शिफ्ट हो रही है, हमने पहले देखा था कि सप्लाई जब बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है तो इक्विलिब्रियम यहाँ से ऊपर आ जा रहा है, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट हो गई है। सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते थे, प्राइसेस बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते थे। तो ऐसे इन्फ्लेशन को जिसमें सप्लाई की वजह से एक शॉक लगा आपको, ठीक है, सप्लाई शॉर्ट हो गई, तो वो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, कि सप्लाई जिसमें शॉर्ट हो गई।
सप्लाई क्यों शॉर्ट हुई? क्योंकि सप्लायर को कॉस्ट ज़्यादा फील हो रही है अब वहाँ पर ऑपरेट करने से, सप्लायर भाग गए, जो सप्लायर भाग गए और जो कुछ सप्लायर बचे उनके प्राइसेस बढ़ गए अब, ठीक है, तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाती है। लेकिन अभी हम डिफ्लेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफ्लेशन में सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट होने की वजह से डिफ्लेशन, सही, सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ कि पॉइंट 1 से इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 पे चला गया, सप्लाई बढ़ गई ना इकोनॉमी में, तो प्राइस 1 से प्राइस 2 पे आप चले गए, ठीक है ना, तो इन्फ्लेशन यहाँ से डिफ्लेट हो गए, प्राइसेस यहाँ पर आ गए, राइट, दैट्स सप्लाई साइड डिफ्लेशन। क्यों हुआ होगा सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई होगी, तो सप्लाई फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई होगी, फॉरवर्ड सप्लाई शिफ्ट होने की वजह से प्राइसेस गिर सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गई, डीरेगुलेशन हो गई, गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस कम कर दी, जब गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस कम की तो सप्लायर ने अपनी मर्जी से वेजेस दी, सप्लायर ने इन्वायरमेंट रिस्टोर करना नहीं करना उसके बारे में केयरलेस हो गया, तो कॉस्ट कम हो रही है ना सप्लायर को। अब सप्लायर डिफॉरेस्टेशन कर रहा है तो उसकी जगह उसको अफॉरेस्टेशन नहीं करनी पड़े, तो इस सारी चीज़ों से उसकी कॉस्ट गिर गई ना, तो वो अब सप्लाई बढ़ा सकता है ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ उसकी कॉस्ट गिर गई, या फिर लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव पे चला गया, या गवर्नमेंट ने एक सेक्टर है जिसमें बहुत ही कम लोग, या मोनोपोली थी, ओलिगोपोली थी, तो वहां पर गवर्नमेंट ने एंट्री बैरियर्स खत्म किए, मतलब ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोमोट किया इकोनॉमिक एक्टिविटी को वहाँ के और मजीद टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आएंगी तो हम उनको जो है ना शुरू में 4 साल टैक्स नहीं लेंगे उनसे, अगर इस तरह की पॉलिसी, तो और ज़्यादा फिर मोटिवेट होंगे उस मार्केट में आने के लिए। जैसे ही सप्लायर्स बढ़ेंगे तो राइवलरी बढ़ेगी और उससे क्या होगा, सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और उससे फिर प्राइसेस डिफ्लेट होंगी, क्लियर है? रीजंस वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे सप्लाई साइड डिफ्लेशन के अंदर पढ़ते हैं, सप्लाई साइड डिफ्लेशन टेक एडवांसमेंट्स की वजह से इनपुट कॉस्ट सस्ती हो गई तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया तो सप्लाई बढ़, सही है, तो ये देख रहे हो इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे जा रहा है।